गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, अगेन थैंक्स फॉर एवरीवन। ठीक है, सभी को थैंक यू। अपन आगे स्टार्ट करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई। 5.2 एक्सरसाइज थी। अपन ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि कोलिनियरिटी यानी कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो तो कंडीशन क्या होती है, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अपन ने ये दो चीज पढ़नी थी। अब आगे बात करते हैं अपन क्रेमर रूल्स। कौन सा पढ़ते हैं? क्रेमर रूल्स, यानी कि अपन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ, अगला जो अपना पॉइंट है वो हेडिंग है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। सभी स्टूडेंट सामने देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब अपने को सोल्व करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस होगी जिसकी जो वेरिएबल्स होंगे उनकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, x और y में इक्वेशन होगी तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा x और y की वैल्यू क्या आएगी। अब किसके हेल्प से करेंगे अपन? डिटरमिनेंट की हेल्प से करेंगे। ठीक है, हो सकता है इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हो सकता है इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में हो। तो अपना इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं क्रेमर रूल या बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्रेमर रूल का मतलब क्या हुआ? डिटरमिनेंट मेथड, यानी कि अपन इसमें डिटरमिनेंट यूज करेंगे। कैसे? पहला इसमें है सॉल्यूशन ऑफ, अब इसमें भी पहला है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में है। तो देखिए 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस होगी तो आपको पता है 2 इक्वेशन होगी। कितनी इक्वेशन होगी? 2 ही इक्वेशन होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। आपके पास ये 2 इक्वेशंस है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x और y की। सॉल्यूशन का मतलब टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखिएगा, एक x होता है वो del 1 अपॉन del आता है, y होता है वो del 2 अपॉन del आता है, जहां पे del की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये del क्या होता है? del 1 del 2 क्या होता है? देखिए del नॉट इक्वल टू 0, ये बात तो अपन सहमत है, ये तो होना ही चाहिए कि del की वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू, कहने का मतलब 0 के इक्वल del की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लो ये 0 आ जाए तो समथिंग अपॉन 0 ये फिर इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो डज नॉट क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। अब ये del क्या होता है? del 1 क्या होता है वो लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं del लिख रहा हूं। del होता है स्टूडेंट्स, del क्या होता है? x y उनके कोएफिशिएंट को लिख दो, a1 b1 a2 b2, ये सोल्व हो ही जाएगा। del 1 क्या होगा? जो आपका del 1 है वो del 1 होगा। del 1 में क्या होता है? देखो जो 1 लगा हुआ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में वो बाहर वाला आएगा फर्स्ट कॉलम में। जितना यहाँ लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में वो उसी कॉलम में बाहर वाला आता है। अगर 1 लिखा हुआ है इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में ये बाहर वाला आएगा C1 C2। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, आपने बाहर वाला लिख दिया है तो फर्स्ट कॉलम में आएगा।
अब यहाँ देखना है कि फर्स्ट कॉलम का काम तो यहाँ पे हो गया, कौन सा कॉलम बचा, सेकंड, और सेकंड में था क्या, B1 और B2। ऐसे अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल 3 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल 3 की वैल्यू। अब बताओ मेरे को, सो डेल 2 की वैल्यू, डेल 2 की वैल्यू निकालेंगे। डेल 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पे दूसरे नंबर वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में, हाँ, मॉड ऑफ ए को बोलते हैं डेल, मॉड ऑफ कोई। अब जो डेल 2 है इसका मतलब ये हुआ कि दो, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है, यानी कि सेकंड कॉलम में बाहर वाला आएगा तो C1 और C2 लिख दिया। अब फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, तो यहाँ से देखेंगे सेकंड वाले कॉलम का तो काम हो गया, फर्स्ट वाले कॉलम में क्या है, यहाँ पे A1 और A2, ठीक है। डेल की वैल्यू आ जाएगी, डेल 1 की वैल्यू आ जाएगी, डेल 2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो इसकी वैल्यू, डेल की वैल्यू मान लो 2 आ गई, डेल 1 की वैल्यू मान लो 4 आ गई, और डेल 2 की वैल्यू मान लो 6 आ गई, ठीक है। डेल 1, डेल की वैल्यू 2, डेल की 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2, 6/2, ये तो 2 आ जाएगा, आंसर इसका 3 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, तो 4/2 तो x हो जाएगा, और 6/2 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इसमें आगे कंडीशंस पढ़ते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। स्पेशल डे फॉर मी, today is special day for me, yes। हाँ, अब देखो यहाँ पे कंडीशंस पढ़ेंगे अपन, कब क्या क्या होगा और कब क्या क्या नहीं होगा। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा केस नंबर टेस्ट। अगर मान लीजिए if a1 की वैल्यू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा, solution will be unique, solution will be unique होगा। यूनिक का मतलब क्या होता है, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, अद्वितीय। यहाँ पे सॉल्यूशन विल बी यूनिक होगा, और सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बोल रहा है, कंसिस्टेंट बोल रहा, बात एक ही। दूसरा केस, अगर मान लीजिए if a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो तो सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट, सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट, ठीक है। और सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। केस नंबर 3 पढ़ेंगे अपन, केस नंबर 3 पढ़ेंगे। अगर मान लो पहला इक्वल हो, पहला और दूसरा इक्वल हो, लेकिन तीसरा भाई इक्वल नहीं हो, तो क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होता है। और सिस्टम, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट, सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब कंसिस्ट नहीं करेगा, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे यूनिक, देखिए सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं अनंत हल, इसको कोई हल नहीं, इसको बोलते हैं हिंदी में
निकाय संगत होगा, यहाँ पे भी निकाय संगत होगा, यहाँ पे निकाय असंगत होगा। इनकंसिस्टेंट को बोलते हैं असंगत और संगत को बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें जिसका कोई सॉल्यूशन होता है, या तो सॉल्यूशन होगा यूनिक या फिर सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट। सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तब सिस्टम क्या करेगा, कंसिस्टेंट करेगा। और जब कंसिस्टेंट होगा, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट। आप यहाँ पे लिख सकते हो डिपेंडेंट भी होते हो। क्या होंगे, डिपेंडेंट भी होते हैं, डिपेंड करते हैं। समझ में आ रहा है, चलो तो समझ में आ जाएगा, डिपेंडेंट भी होते हैं। अब बात करते हैं अपन, ये तो आपका हो गया दो वेरिएबल्स में। ठीक है, कितने वेरिएबल्स में हो गया, दो वेरिएबल्स में हो गया। अब तीन वेरिएबल का पढ़ेंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। डन, हाँ। अब देखो तीन वेरिएबल का क्या है, दो कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे बस अपन, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ क्रेमर रूल चल रहा है। कौन सा चल रहा है, क्रेमर रूल। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स। थ्री वेरिएबल्स में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो पहली इक्वेशन है ये आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन मान लो ये आ गई, तीसरी इक्वेशन मान लो ये आ गई। ठीक है, x की वैल्यू डेल वन अपॉन डेल, y की वैल्यू डेल टू अपॉन डेल, डेल z की वैल्यू डेल थ्री अपॉन डेल आएगा। अब यहाँ पे डेल क्या होगा बताओ, देखे डेल तो हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 क्या आ गया। अब अपन डेल वन निकालेंगे। डेल वन का मतलब क्या है, जो वन नंबर लगा हुआ है वो इस फर्स्ट कॉलम में बाहर वाला आएगा। फर्स्ट कॉलम में कौन सा वाला आएगा, बाहर वाला, मतलब d1 आएगा, d2 आएगा, d3 आएगा। अब जो दो कॉलम बच गए वो यहाँ से लिख दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3। यहाँ डेल की वैल्यू जीरो नहीं जाना है। अब ऐसे डेल की निकालेंगे अपन, डेल की क्या आएगा, और ऐसे अपन क्या निकालेंगे, डेल की निकालेंगे, वो डेल की हो जाएगा आपका। होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ से मैंने डेल टू कैलकुलेट करने हैं अपन। डेल टू में क्या होगा, जो सेकंड कॉलम है डेल टू में सेकंड कॉलम है उसमें d1 d2 d3 आएगा, d1 d2 d3 आएगा। और बाकी जो बच गए ये फर्स्ट कॉलम ये सेकंड कॉलम, ये ऐसे कैसे आएंगे, a1 b1 c1 a2 b2 नहीं c1 c2 c3, ऐसे अपन डेल थ्री निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डेल थ्री निकाल रहा हूँ। डेल थ्री क्या आएगा यहाँ से बोलो, देखिए डेल थ्री आ जाएगा आपके पास, इसमें तीन नंबर लिखा हुआ है। जब तीन नंबर लिखा हुआ है तो इसमें थर्ड कॉलम में बार बार आएगा। तीन नंबर लिखा हुआ है तो थर्ड कॉलम में क्या आएगा, बार बार आएगा d1 d2 d3। जो शुरू के दो कॉलम है ये उतार दो, a1 b1 a2 b2 a3 b3। सभी की बात समझ में आ गई होगी। इतना स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। डेल, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, ये आप कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सभी के समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया।
ओके, अब देखो, अब यहाँ पे भी अपन 3 केस पढ़ेंगे। अब यहाँ पे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 ऐसे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो केस फर्स्ट, अगर मान लो डेल की वैल्यू 0 नहीं आई, सॉल्यूशन विल बी यूनिक, सिस्टम will be consistent. केस सेकंड, अगर मान लो डेल की वैल्यू 0 आ गई एंड डेल 1, डेल 2, डेल 3 ये सभी 0 आ गए, डेल भी 0 आ गया, देखिए डेल 0 नहीं आएगा तो सॉल्यूशन यूनिक हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर डेल की वैल्यू 0 है, डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों भी 0 है, तो solution will be infinite, infinite many solution होंगे, system will be consistent, लेकिन वो डिपेंडेंट भी होगा, यहाँ लिखते रहता है डिपेंडेंट, डिपेंड करेगी वैल्यूज, वैल्यूज क्या करेगी, डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे केस थर्ड, केस थर्ड में क्या पढ़ेंगे, अगर मान लो डेल की वैल्यू तो 0 आ गई, डेल की वैल्यू तो 0 आ गई, बट वन ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं अपन, वन ऑफ मिनिमम, बट मिनिमम वन ऑफ डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 आर, डेल की वैल्यू 0 है बट मिनिमम वन ऑफ, यानी कि कम से कम एक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मिनिमम 1 का मतलब, मिनिमम 1 का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक, डेल 1, डेल 2 एंड डेल 3 आर नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर मान लीजिए क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए डेल की वैल्यू 0 आ गई, डेल 1 की वैल्यू भी 0 आ गई, डेल 2 की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन डेल 3 की वैल्यू मान लो 5 आ गई, तो मैंने क्या बोला, डेल तो 0 बट मिनिमम 1 ऑफ, मिनिमम 1, कम से कम एक, नॉन जीरो आया क्या, बिल्कुल ये 0 नहीं आया, मतलब डेल 3 नॉट इक्वल टू 0। जब एक भी नॉन जीरो नहीं आया तो क्या हो जाएगा, उसका ऐसा भी हो सकता है डेल 0 हो, डेल 1 नॉट इक्वल टू 0, डेल 2 0 आ जाए, डेल 3 नॉट इक्वल टू 0। मैंने बोला था कम से कम एक नॉन जीरो, यहाँ 2 आ गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तीनों नॉन जीरो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों केस इसी में होंगे, डेल 0 इनमें से कोई भी एक, कम से कम एक नॉन जीरो आ गया, मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। एक भी नॉन जीरो, 2 भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, एक भी नॉन जीरो हो सकता है, 2 भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तब केस कौन सा बनता है, केस नंबर थर्ड बनता है, और इसमें अपन क्या लिखेंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सिस्टम will be inconsistent, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ताकि अपन
आगे चले। ओके, अब देखिए अपन ने हेडिंग आज लिखी थी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा था। उसमें अपन ने पहला पढ़ा क्रेमर रूल। आज की जो हेडिंग थी टेस्ट, उसमें क्या पढ़ा अपन ने, क्या पढ़ा अपन ने, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर वर्ड के फॉर्म कब फिल होंगे बेटा, उसकी चिंता मत कर, बोर्ड के फॉर्म कब फिल होंगे है, इसी साल होंगे 2020 में। तेरा तो सिलेबस होने वाला है मैथ का, है कभी फिल हो, चाहे 6 महीने बाद में हो, चाहे 3 महीने बाद में हो। थोड़ा सा एक बार स्कूलें ओपन हो जाएगी, उसके बाद 1 महीना होटल में होगा का मामला, कैसे चलता है सिस्टम, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म की टेंशन ना करें, गणेश जी का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके, भगवान का नाम लेके और बढ़िया तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, और आपकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, है हमारा आशीर्वाद है कि आप बहुत बढ़िया परसेंटेज इतनी बनाए कि सारे रिकॉर्ड ही टूट जाए, जैसे 10th में पिछली बार हो रहा था, उनकी बात 12th में तोड़ देगा। सही है ना? ओके, अब देखिएगा, अब पढ़ते हैं अपन ने क्या पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसमें आज अपन ने हेडिंग पढ़ी थी, उसमें पहला पढ़ा था अपन ने क्रेमर रूल। क्रेमर रूल में भी अपन ने 2 चीज पढ़ी, एक तो 2 वेरिएबल्स में, एक 3 वेरिएबल्स में। या समझ में आ गया होगा आप लोगों के बढ़िया तरीके से। क्रेमर रूल को अपन डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए अपना आता है मैट्रिक्स मेथड। एक तो होता है क्रेमर रूल, एक बार तो एग्जाम में क्रेमर रूल आता है, एक बार आता है मैट्रिक्स मेथड। यानी कि एक बार तो आता है डिटरमिनेंट मेथड, एक बार आता है मैट्रिक्स मेथड, हमेशा ऐसा ही होता है। अब की बार क्रेमर, अगली बार डिटरमिनेंट, ओ सॉरी डिटरमिनेंट एक ही चीज है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ऐसे आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा नंबर, मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड। अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स a11x, a12y, a13z, a21x, a22y, a23z, a23z, a31x, a32y और a33z। यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे, b1 b2 ये b3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, a बड़ा वाला, x भी कैपिटल और b भी कैपिटल, बस ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b। तो यहाँ से आप मेरे को ऐसे बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, यार a होगा ना, वो क्या होगा, और जो x होगा वो क्या होगा, और जो b होगा वो क्या होगा। बात ये समझ में आनी चाहिए, ये तीनों चीज क्या क्या होगी। a की वैल्यू तो सभी के कोएफिशिएंट, ध्यान ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स मेथड है, इसलिए मैंने मैट्रिक्स के लिखे हैं, डिटरमिनेंट नहीं कि डिटरमिनेंट ऐसे सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे क्या कर देते हैं अपन इसको घुमा देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स है इसलिए मैट्रिक्स मेथड। यहाँ पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। x होता है वो x, y, z होता है, b होता है वो b1 b2 और b3 होते हैं, b1 b2 b3 b होता है, और जो x y z यहाँ से निकलते हैं वो x y z होता है। सर आपने ये तो लिख दिया, लेकिन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। आपके पास ax इक्वल टू क्या है, ax इक्वल टू आपके पास b है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा
ए इनवर्स भी आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है, ए को मैंने उधर दे दिया, ए इनवर्स को लिया है। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ए इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स कोई मैट्रिक्स है और बी की कोई क्या है, मैट्रिक्स है। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक क्या आएगा, नया मैट्रिक्स आएगा। जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक नया मैट्रिक्स आएगा। और x भी आपका क्या है, यानी कि x मैट्रिक्स को x y z आ गया। तो मान लो इन दोनों को सोल्व करने के बाद मान लो ऐसे आ गया 1 2 3। तो बताओ जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब x इक्वल टू 1 आएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, z इक्वल टू 3। बहुत सिंपल है सोल्व करना, ठीक है। अब देखो यहाँ से, लेकिन अपने को a इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका फॉर्मूला हो गया, ऐसे ही दूसरा होगा तो ऐसे ही तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लो मॉड ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको पता है ये a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ a होता है। मैंने आपको बताया था कि a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। अगर मॉड ऑफ a की वैल्यू 0 आ गई, a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो आप x को सोल्व ही नहीं कर सकते, x को आप सोल्व ही नहीं कर सकते, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे आप। नंबर दूसरा, अगर मान लीजिए डेल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो a इनवर्स भी क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब एक्सरसाइज निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट हैं तो एक बार बुक को ओपन करेंगे, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करो, देखिए बुक को ओपन करो ताकि अपन आगे चलें, सही है ना। हाँ ओके, एक का ही मैसेज आता है बेटा, ऐसे डन या सब बोलो, बोला करो, तब कॉन्फिडेंस आता है ना भाई, आप पढ़ रहे हो आप लोग, ऐसे नींदों में रहते हो आप लोग हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सभी ने बुक ओपन कर ली क्या, सभी ने बुक ओपन कर ली होगी, बुक तो आपके सामने होनी चाहिए जब क्लास हो तब। बुक ओपन कर ली ना, हाँ। अब बताओ, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है और वर्टिसेस गिवन है, कोई बात नहीं, एक बता देता हूँ और बाकी के तुम कर लोगे। 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फर्स्ट, आपको गिवन वर्टिसेस दे रखे हैं, अपन लेट कर लेते हैं, लेट गिवन वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के वर्टिसेस है, पहले वाले को ए लेट कर लिया, दूसरे वाले को बी लेट कर लिया एंड तीसरे वाले को सी लेट कर लिया। ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू क्या क्या है अपने पास, 2 5 2 3 6 0। आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करना तो बहुत आसान है, x1 y1 2 3 -2 -3 6 पे 0 1 1 हो गया सोल्व। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे बताइए आपको, इस रो के करेस्पॉन्डिंग करेंगे, ये गया 2 माइनस का 3 माइनस का 0, ये गया -2 -6, होगा नहीं होगा, आंसर 2.5, अच्छा 2.5,
ए पॉइंट है 2,5 चेक करता हूँ देखो। ओके ठीक है, यहां से अब आगे बात करते हैं अपन। ये आपका प्लस का 1, ये गया 0 हो जाएगा। प्लस का 18 सोल्व करना आता है डिटरमिनेंट सबको। ये लो सोल्व हो गया। अब देखो 1/2 माइनस का 6 58 58 में से 6 या 52 26 स्क्वायर यूनिट आएगा। जैसे मान लो नेगेटिव में एरिया आ जाता, जैसे मान लो एरिया आपके माइनस का 26 आ जाता, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अपन लास्ट में क्या लिखते हैं 26। अगर एरिया नेगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव करते, एब्सोल्यूट वैल्यू करते उसकी, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मोड वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे लिख देते हैं। एरिया ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो सभी के समझ में आ गया होगा। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, फर्स्ट वाले तीनों करने हैं और सेकंड वाला क्वेश्चन भी करना है। एक बार से फर्स्ट वाले तीनों करने हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो एक बार। मैं बोल रहा हूँ यूज डिटरमिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आपको ये भी चेक करना है कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है क्या। अगर एरिया आएगा, अगर एरिया आएगा तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, अगर एरिया आएगा तो कोलिनियर नहीं होंगे। अगर एरिया 0 आ गया तो वो कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, इसका माइनस का 13/2 आएगा, उसको पॉजिटिव लेंगे 13/2, इसका स्क्वायर यूनिट एरिया हो जाएगा और वो कोलिनियर नहीं होंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है, बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही सभी के? आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके।